Electrostate lecture 1. Today's goal: property of charge, Coulomb's law and principle of superposition. ओके देखो, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। देखो, इसको ऐसे समझो कि एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। अगर इसको चार्ज क्यू दे दो, इसको चार्ज क्यू दे दो, तो ये दोनों चार्ज आपस में फोर्स लगाएगा। तो सिंपल यही बोला जा रहा कि एक ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज दे दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स? अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, देखो, जैसे कि चार्ज का सिंबल क्या है? स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, दोनों से डिनोट कर सकते हो। दूसरा, एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम, याद रखना है। ठीक है, चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रखना है। ओके, डायमेंशन, डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन आता है, देखो याद रखो, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, मतलब करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई इंटू टी, बस वही लिखा हुआ है। देखो, चार्ज इक्वल टू क्या? आई इंटू टी। ओके, आई हो गया करंट, करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर और टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी। तो चार्ज का डायमेंशन हो गया एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम, ये याद रखना। ओके, टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से चलो। अगला है लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्ज है, ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बेसिक है, बचपन वाला चीज है, सब याद रहता है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहला चीज देखते हैं हम लोग, क्या पहला है? चार्ज इज ट्रांसफेरेबल, मतलब चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। जैसे कि एग्जांपल समझो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के पास प्लस क्यू चार्ज है। ओके, क्या किए? यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब क्या? देखो, अगर मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो n और इलेक्ट्रॉन चार्ज, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ये एक्सेप्ट किया तो n, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मतलब सिंपली हमें ये ध्यान रखना है। ओके, सिंपल, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, मतलब चार्ज भी ट्रांसफर होगा। ओके, दूसरा पॉइंट है चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है मतलब उसके पास मास भी होगा। बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। नो चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब क्या होता है? डू नॉट वेरी विद द स्पीड ऑफ बॉडी। मतलब अगर कोई बॉडी है जिसके पास चार्ज है, अगर उसका स्पीड बदल दे, मतलब उसको किसी ट्रक पे रख दे, किसी एरोप्लेन पे रख दे, तो क्या उस चार्ज बॉडी का चार्ज बदलेगा? बिल्कुल नहीं। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, हाँ, लेकिन मास बदल सकता है। ठीक है, मास क्या होता है? इंक्रीज विद वेलोसिटी। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है, उसको हाई स्पीड वेलोसिटी के पास रख दिया जाए तो क्या होगा? उसका मास बदल जाएगा। सिंपल, क्या मास है उसको रेस्ट पे रखो, उसका मास अलग होगा। लेकिन उस मास को किसी हाई स्पीड वेलोसिटी वाले गाड़ी पे रख दोगे तो उसका मास चेंज हो जाएगा, लेकिन वो चार्ज में नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी याद रखना है। नेक्स्ट चल तो नेक्स्ट देखो, अगला अगला है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, चार्ज कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। चार्ज कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, सबको याद रहता है। बट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या? जो चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ही यही है कि चार्ज हमारा कांस्टेंट है। मान लो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें टोटल चार्ज कितना है? 3 कूलम, 2 कूलम एंड 1 कूलम, टोटल हो गया 3 to 5 and 6, तो टोटल हो गया 6 कूलम चार्ज। अब यही आइसोलेटेड सिस्टम में इस टाइप का चार्ज है, यहाँ पे 4 कूलम है, यहाँ पे -1 कूलम है, तो ये वाला क्यू क्या होगा? सिंपल, 4 कूलम -1 कूलम प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 कूलम चार्ज, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 कूलम प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 कूलम। तो चार्ज इक्वल टू 6 कूलम माइनस 3 कूलम इज इक्वल टू 3 कूलम चार्ज।
ओके, ये हो गया हमारा 3 कूलम चार्ज, ये क्यू का वैल्यू, ठीक है, ये क्यू आ गया 3। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम था, टोटल चार्ज कंजर्व था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन पहले समझो, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, वो चीज जो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। चलो, पहला में क्या लिखा है? द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपल याद रखो कि बोला जाता है कि सबसे छोटा चार्ज कौन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा वो सबसे छोटा चार्ज है, जिसको फंडामेंटल ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको फंडामेंटल ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ओके, अगला क्या है? अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये क्या बोला गया? इसको बोलते हैं चार्ज फंडामेंटल क्या है? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन है और इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन को n बोलेंगे, और n क्या होगा? n होगा इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई लिख सकते हैं। n क्या है? हमारा इंटीजर है, और e क्या है? हमारा फंडामेंटल चार्ज है। फंडामेंटल चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और q हो गया चार्ज, एन हो गया इंटीजर। प्लस माइनस क्यों लिखे? कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो एन का वैल्यू क्या हो सकता है? एन का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चार्ज हो गया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन हो गया इंटीजर और ई हो गया चार्ज। सिंपल, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अगला है, कैन ए चार्ज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इज गिवन ए बॉडी। क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करता है बॉडी में? मतलब देखो, बॉडी में अगर चार्ज दिया तो क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करता है? इसको हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल, हम लोग बस क्या करेंगे, बेसिक करना है। देखो, Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू फॉर्मूला है प्लस माइनस एन इंटू ई। ठीक है, Q दिया है ना, इतना चार्ज हमको बॉडी को देना है 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस एन ई ले लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, माइनस 19, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू लिख सकते हैं 8 बाय 1.6, ये पॉइंट हटा दो, ऊपर 10 दे दो, हो गया 80 बाय 60, 16 पचे 80, कितना हो गया? 5। ये n का वैल्यू आ गया कितना? n का वैल्यू आ गया 5। 5 मतलब ये क्या, एक इंटीजर है? हाँ बिल्कुल, ये इंटीजर है, फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, तो ये इंटीजर है। क्या है? ये इंटीजर है, मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, मतलब किसी बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है। ओके, चल नेक्स्ट आ जाओ, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब हम लोग समझते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। सिंपल, 2-3 तरीका है, ध्यान से देखो। पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी, दोनों को आपस में सटा दो, कंडक्शन। तो ये हो गया मेथड ऑफ कंडक्शन के, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। देखो, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, दोनों बॉडी आइडेंटिकल है ना, दोनों बॉडी क्या है? आइडेंटिकल है। तो क्या होगा, आइडेंटिकल बॉडी में आधा आधा चार्ज बढ़ जाता है। जैसे कि इसके पास Q चार्ज है, तो इसके पास कितना चार्ज होगा? सिंपल, इसका आधा इसके पास चला जाएगा, मतलब Q चार्ज इसके पास है तो आधा इसके पास चला गया, मतलब हाफ चला गया, मतलब Q/2 इसके पास बच गया। ये आइडेंटिकल में होता है। आइडेंटिकल में क्या होता है? इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ओके। अब कैसे बना सकते हैं? मान लेते हैं एक बॉडी पे चार्ज Q1 है, दूसरे बॉडी पे चार्ज Q2 है, और दोनों को आपस में सटा दिए, मतलब क्या है, टच कराएं तो चार्ज क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला है, इसका चार्ज इसका चार्ज, दोनों का चार्ज ऐड कर दो बाय 2, है ना। Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2, हाँ क्या होगा? हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा, मतलब दोनों में बराबर बराबर चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये किसके लिए है? आइडेंटिकल के लिए। ठीक है, चार्ज बाय कंडक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बाद इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, दूसरा चल देखते हैं, दूसरा क्या है, कैसे हम लोग चार्ज को चार्जिंग कर सकते हैं। दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या है? विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट किए हुए कैसे किसी पे चार्ज कर सकते हैं। तो देखो, ये एक बॉडी है, क्या समझना है? सिंपल, पास में लेके जाना है। पास में लेके जाओगे तो उसके पास का जो एरिया रहेगा उसके जस्ट ऑपोजिट चार्ज शो करेगा। जैसे कि ये पॉजिटिव है, इस बॉडी के पास ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव, इस साइड इसका निगेटिव शो करेगा, है ना, इसका निगेटिव, और जस्ट उसके बाहर क्या शो करेगा? पॉजिटिव। ओवरऑल इस बॉडी पे चार्ज क्या होगा? 0। ओवरऑल चार्ज क्या होगा बॉडी पे? 0। जैसे कि देखो, ये एक बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अगर इसके पास हम एक पॉजिटिव
बॉडी लेके जाएंगे तो इस साइड, इसके हाफ साइड में निगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा और इसके इधर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। इधर क्या दिखेगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सिंपल। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या, नियर एंड में अपोजिट चार्ज दिखेगा और फर्दर एंड में से क्या है, सेम चार्ज। जो दूर वाला रहेगा वो सेम चार्ज रहेगा, लेकिन ओवरऑल इस बॉडी पे चार्ज देखा जाए तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, इस बॉडी को कैसे चार्ज किया गया? इंडक्शन के थ्रू, विदाउट कांटेक्ट में, है ना, विदाउट कांटेक्ट में इसको चार्ज किया गया। ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, अगला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सिंपल, दो बॉडी को क्या है, आपस में रब करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, दोनों को आपस में क्या किए, रब किए। रब करने पे क्या हुआ, मान लो इफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। मान लो ए क्या है, बी को एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब ए पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। ए बी को दिया मतलब ए पे पॉजिटिव चार्ज, बी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, नेगेटिव चार्ज। ओके, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए ने दिया और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी ने एक्सेप्ट किया। सिंपल, तो ए पे चार्ज आ गया एन ई और प्लस एन ई, बी के पास चार्ज आ गया माइनस एन ई। सिंपल सिंपल, क्या रब करने पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब चार्जिंग। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कूलम्ब्स लॉ। एकदम बिल्कुल बेसिक है, एकदम बिल्कुल। दो चार्ज ले लो, एक चार्ज Q1 हो गया, एक चार्ज Q2 हो गया। ठीक है, एक चार्ज Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, दोनों का बीच का डिस्टेंस R। सपोज Q1 एंड Q2 आर द सेम साइन, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव मान के हम लोग सपोज करते हैं। ठीक है, चलो अब सवाल ये है, अब क्या करेंगे, ये जो चार्ज Q है, इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज में मतलब Q2 चार्ज के वजह से Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को क्या बोलेंगे? सिंपल ऐसे समझो, किस पे चार्ज लग रहा है, Q1 पे चार्ज लग रहा, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, इस तरह से लिखा जाता है। लिखने के लिए सीखना है। ठीक है, क्या, किस पे, कौन से चार्ज पे फोर्स लग रहा है, F1 Q1 पे लग रहा है, Q1 पे लगेगा तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। सेम यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ये हो गया। सिंपल। ओके, ये समझ गया कि लिखते कैसे। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ये हो गया। ये हम लोग समझ गए पढ़ने के लिए। आप ये देखेंगे डायरेक्शन किधर है, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज, मान लेते ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सपोज कि दोनों सेम साइन है तो दोनों सेम निगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन करता है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्सन फोर्स, यहाँ पे भी रिपल्सन फोर्स। ओके, फॉर्मूला बेसिक है, F K1 K2 बाय R स्क्वायर, है ना। K ले लो, दोनों का चार्ज ले लो और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, ये हो गया इन दोनों का फोर्स। मतलब ये फोर्स भी, इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड यही होगा, इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड यही होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। डायरेक्शन क्या, इधर का फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इधर का फोर्स का डायरेक्शन इधर है। डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, देखो, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग कर दिया। मान लेते इसको पॉजिटिव मान लेंगे तो इसका नेगेटिव, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या आ गया, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, K का वैल्यू क्या होता है, K का वैल्यू सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन। ओके, अभी देखते हैं एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं बोले, एप्सिलॉन क्यों बोले। ओके, अगर मान लो ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी मीडियम में हो रहा है, किसी मीडियम में होगा, तो ये एप्सिलॉन जो है ना, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो K के जगह पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके, लेकिन अगर यही पूरा का पूरा रिएक्शन या ये अपरेटस को उठा के कहाँ, एयर में ले जाओ, फ्री स्पेस में ले जाओ या वैक्यूम में ले जाओगे, तो K का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या नाम है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सिंपल, अगर ये पूरा का पूरा अपरेटस को किसी मीडियम में रखोगे, यहाँ पे एप्सिलॉन लोगे, किसी इसको कहाँ रखोगे, एयर में रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट लोगे। एप्सिलॉन का नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सारा मैग्नेटिज्म में आएगा, इसीलिए पढ़ा रहे हैं इसको अच्छे से। ठीक है, ओके, अगर मान लो एप्सिलॉन बढ़ता है, एप्सिलॉन बढ़ेगा तो K घट जाएगा, K घटेगा मतलब फोर्स ओवरऑल क्या घटेगा, यही लिखा हुआ है। अगर मीडियम का परमिटिविटी बढ़ता है तो K घट जाएगा, K मतलब फोर्स घट जाएगा। ओके, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये क्या है,
मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, मतलब सबसे कम, अगर सबसे कम एप्सिलॉन का वैल्यू होगा तो वो एयर में होगा। एयर मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एयर हो सकता है, वैक्यूम में हो सकता है, फ्री स्पेस में। तो अगर ये वाला सबसे कम वैल्यू है तो के सबसे ज़्यादा होगा, मतलब फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। मतलब एयर में सबसे ज़्यादा फोर्स हो सकता है, और उसके अलावा किसी भी मीडियम में चला जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटता ही है। सबसे ज़्यादा एयर में देखने को मिलेगा, या फ्री स्पेस में, या वैक्यूम में। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सिंपल, क्या है, फोर्स लिखना है तो दोनों फोर्स क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट। इसको इक्वल एंड अपोजिट बोल सकते हैं क्योंकि आगे नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड चेक करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, एफ k1 k2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे जो चार्ज है क्या इसके साइन के साथ लिखना होता है, नहीं, हम लोग वेक्टर नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्स का क्वेश्चन देखो, द चार्ज ऑन टू स्फीयर इज +7 माइक्रोकुलम एंड -5 रिस्पेक्टिवली। द एक्सपीरियंस फोर्स एफ, अगर चार्ज दिया है, एक का चार्ज अगर 7 है, दूसरा का -5 है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना दिया है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इन दोनों के बीच का फोर्स एफ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ ईच ऑफ देम गिव हिम एडिशनल चार्ज -2q देन न्यू फोर्स हमें निकालना है, ठीक है। देखो देखो पहले इसका फोर्स लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू के इंटू 7 इंटू 5 बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r मान लो, आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया 35 के आर स्क्वायर। सिंपल, चार्ज नहीं लिखना है, ओके। दोनों को -2 चार्ज दे देते हैं, तो 7 में से -2 गया, ये 5 बचेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, 7 में से -2 गया, मतलब 7 -2 ये हो गया, और ये -5 और -2 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 चार्ज, ये हो जाएगा -7 चार्ज, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी r है, तो इसका फोर्स लिखेंगे, क्या हो जाएगा, k इंटू 5 इंटू 7 बाय आर स्क्वायर। तो f हो गया कितना, 35 k बाय आर स्क्वायर, है ना। एफ डैश निकाल रहे हैं इसका, तो एफ आ गया 35 के आर स्क्वायर, एफ डैश भी सेम आया, मतलब एफ डैश इज इक्वल टू एफ, मतलब चार्ज ऐड करने पे कोई भी इफेक्ट एफ पे नहीं आया। आ सकता था लेकिन वैल्यू ऐसा दिया हुआ था कि कोई भी इफेक्ट नहीं आया, मतलब एफ का वैल्यू एफ के बराबर आ गया, मतलब जो एफ डैश निकाले वो पहला वाला जो फोर्स था उसी के बराबर आ गया, ठीक है। चल नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, इसको तो याद रखना है, सबसे बेहतर तरीका इसको याद करने का है, ठीक है। देखो, ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट, देखो एक मान लेते हैं कि एक चार्ज क्यू है, ठीक है, ऐसे समझो, एक चार्ज क्यू है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू पार्ट इज मैक्सिमम। देखो, एक चार्ज को इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है, और यही टूट के Q2 बनेगा, है ना, इसको तोड़ दिए दो पार्ट में, Q1 Q2 में। अब इसका वैल्यू कितना आए, इसका वैल्यू कितना आए कि इन दोनों को बीच के फोर्स, मतलब जैसे कि ये चार्ज को यहाँ रख दो और ये चार्ज को यहाँ रख दो, इन दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब इन दोनों को कितना कितना चार्ज में क्या करना है, डिवाइड करना है। सिंपल, अगर किसी भी चार्ज को डिवाइड करके मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो उस चार्ज को इक्वली डिवाइड कर दो, मतलब इसको दे दो हाफ चार्ज, इसको भी दे दो हाफ चार्ज, डिवाइड कर दिए, इक्वली डिवाइड कर दिए, हाफ ऑफ चार्ज आ गया, मतलब Q1 के जगह पर Q/2, Q2 के जगह पर Q/2, तो दोनों पार्ट का चार्ज कितना आ गया, हाफ हाफ, बस इतना ही ध्यान रखना। चलो एक और सवाल पे चलते हैं, 2019 का नीट का है, ठीक है। चलो देखो, सिंपल बेसिक है, बहुत बेसिक है। 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी 2 पॉइंट चार्ज है, एक का चार्ज +q, एक का चार्ज -q रिस्पेक्टिवली, और प्लेस ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम, एक दूसरे को एक डिस्टेंस पे रखा गया, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। चलो बना के देखते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसका नाम A हो गया, इसका नाम B हो गया, ये दोनों एक डिस्टेंस पे है, ऐसे यहां से बनाते हैं, देखो ये दोनों एक डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस मान लेते हैं R, और अब इसका फोर्स दिया है, कितना आ जाएगा, KQ/R², मतलब F इज इक्वल टू KQ² बाय R² आ गया फोर्स। ओके, यहां तक समझ गए।
अब चलते हैं, इफ 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर टू द बी, 25% मतलब क्या, 25 मतलब 100, 25 चौक 100, 1/4 मतलब Q/4 चार्ज क्या हुआ, ये ए जो है, ये ए क्या किया, ये अपना ए 24% मतलब Q/4 चार्ज बी को दे दिया, तो ए के पास कितना बचेगा, बी के पास कितना बचेगा वो चेक करेंगे। तो देखो ए के पास पहले चेक करते हैं, तो पहले इसके पास Q था, उसमें से 25 दे दिया मतलब Q/4 दे दिया, तो इसके पास बचेगा 3Q/4 चार्ज इसके पास एग्जिस्ट कर रहा है ए के पास। ओके, बी के पास पहले इसके पास -Q चार्ज था, अब इसके पास कितना आ रहा, Q/4 बाहर से आ रहा, मतलब Q/4 इसमें ऐड करना है, तो कितना बचेगा 3Q/4, ये भी 3Q/4 है ना, ये तो 4 चला जाएगा, 4 में से 1 गया 3, यहाँ भी 4 में से ये माइनस में बचेगा, ठीक है, ये माइनस में बचेगा, ठीक है। तो ए के पास लेफ्ट चार्ज, बी के पास चार्ज, अब इन दोनों का डिस्टेंस अभी भी सेम है ना, देखो यहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा है, चार्ज ट्रांसफर कर देन फोर्स बिटवीन द चार्ज, सेम डिस्टेंस पे रखें, तो अब बताना है कि इसके पास क्या चार्ज होगा, तो F इज इक्वल टू के चार्ज ऑफ ए चार्ज ऑफ बी बाय डिस्टेंस आर, है ना। तो अब चेक कर लेते हैं, F इज इक्वल टू के चार्ज ऑफ ए कितना बचा है 3Q/4, ओके, चार्ज ऑफ बी कितना बचा है 3Q/4, माइनस प्लस नहीं लिखना है, बताए थे मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ, R², तो इसको क्या लिख सकते हैं F' लिख लो, ठीक है ना, F' लिख लेंगे इसको, F' इज इक्वल टू आ जाएगा KQ² इंटू 9/16/R² है ना, 3 3 9 4 4 16, ये आ गया 9/4, ओके। अब रिलेशन निकालना है ना, अब रिलेशन चाहिए F और F' में, तो देखो F' इज इक्वल टू आ गया है KQ² इंटू 9/16, ओके, KQ² के जगह पर F है, तो क्या लिख सकते हैं F इंटू 9/16, यही तो आंसर है, देखो है ना, 9F/16, 9F/16, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, ट्रांसफर करना था, सिंपल समझना था, ओके। ओके, अगला सवाल देखो, एकदम बिल्कुल ये भी आसान है, क्या लिखा है, 2 पॉजिटिव आयन, 2 पॉजिटिव आयन है, ईच कैरिंग ए चार्ज Q, ठीक है, 2 पॉजिटिव आयन है, दोनों का चार्ज Q है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, दोनों D के डिस्टेंस के साथ है, इफ F इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, पॉजिटिव है तो रिपल्सन ही होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, तो बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिसिंग है ईच आयन के पास, विल बी, ई क्या है, चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन, सिंपल ऐसे समझो, एक पॉजिटिव आयन ये है, एक पॉजिटिव आयन ये है, ठीक है, पॉजिटिव आयन है, ओके, तो मान लेते हैं ये हो गया, इसके पास चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव आयन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले लिख लो, देखो पॉजिटिव आयन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया d, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d हो गया, ओके। चार्ज कैसे लिखते हैं, चार्ज लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैसे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब मान लेते हैं ये इस वाले पॉजिटिव आयन का चार्ज, इसको मान लेते हैं इस वाले पॉजिटिव आयन का चार्ज, ये ना n इंटू ई, है ना, इलेक्ट्रॉन तो मिसिंग होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर मिसिंग होगा तो चार्ज आएगा, ओके। अगर हम फोर्स लिखना चाहें तो फोर्स कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू के Q1Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ओके। देखो F, अब चार्ज के जगह पर क्या लिखेंगे n इंटू ए, क्यों, क्योंकि ये आयन है, तो आयन का चार्ज, इसी चार्ज को डिफाइन, अगर चार्ज किसी का नहीं दिया है तो n इंटू ई लिख सकते हो डायरेक्टली, प्लस माइनस रहेगा, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव आयन है तो हम प्लस लिखें, अगर निगेटिव आयन रहता तो माइनस लिखते हैं, दोनों पॉजिटिव है इसीलिए रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो क्या लिखेंगे n ई, देखो F इक्वल टू के हो गया, Q1 के जगह पर हो गया n ई, और Q2 के जगह पर हो गया n ई, है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ओके, नीचे हो गया d², ओके। अब हम लोग क्या निकालना है, हमें निकालना है सिंपल, देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग, मतलब n निकालना है ना, कितना नंबर ऑफ ई, यहाँ पे ये जो ई है ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता रहा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1e है, यहाँ पे e को 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, e के जगह पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है, हम लोग e को e रहने दिए, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं,
F इज इक्वल टू, एफ को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो के का वैल्यू दिया है कि नहीं, ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट के साथ है तो एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। ओके, क्या इसको लिख सकते हैं, एन स्क्वायर को अलग कर दो, ए स्क्वायर को अलग कर दो, डी स्क्वायर इधर हो गया। हमें एन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एफ हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया, ई स्क्वायर को इधर रख दो और एन स्क्वायर को इधर रख दो। एन ही हमें नंबर ऑफ क्या है, मिसिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एन इज इक्वल टू हो गया क्या, √4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या, फोर्स इंटू डी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना, डी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और हमें यही आंसर आ गया, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सिंपल इसी तरह से निकालना। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि ये जो आयन है, ये जो पॉजिटिव आयन है, इसके पास चार्ज क्या होगा। तो चार्ज हम लोग पहले से जानते हैं, लिखने के लिए हम लोग मान के चलेंगे कि इसके पास चार्ज हो गया Q1, इसके पास चार्ज हो गया Q2। अब Q2 चार्ज का डिफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इस मान लिए इसके पास से n इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ, इसके पास से भी n इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ, तो n हो गया और e हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहाँ पे Ne लिखने का मतलब सिंपल है, देखो Ne क्या है, n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1e, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये हो गया चार्ज ऑन Q1, ये हो गया चार्ज ऑन Q2। इस तरह से पुट करो, डाटा लिखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ डाटा है जिसको याद रखना है, क्योंकि उसको बना नहीं पाओगे। अगर नीट में आया, मैक्सिमम एक सवाल पे 3 मिनट दे सकते हो, उससे ज़्यादा अगर देते हो तो वो सवाल बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग कुछ डाटा याद रखेंगे जिसको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नीट में आया तो उसको बना के सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसको डायरेक्टली डाटा याद रहेगा तभी बनेगा। चलो देखते हैं, कंपैरिजन विथ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं Fe इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटी है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, बोथ फॉलो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सेंट्रल बॉडी, सिंपल, ये दोनों भी सेंट्रल फोर्स है, मतलब जहां दो बॉडी का लाइन ज्वाइन करता है उसी तरफ फोर्स भी होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों क्या है, सेंट्रल फोर्स है। चलिए ओके, यहाँ पे जी जो है, यहाँ पे ये है ना, ये जी जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हर जगह सेम रहेगा। मतलब आप वैक्यूम में चले जाओ, मीडियम में चले जाओ, कहीं भी किसी मीडियम में भी चले जाओ, जी नहीं बदलता है, जी क्या होता है, हमेशा सेम होता है। लेकिन अगर आप दूसरे मीडियम में जाओगे तो के बदल जाएगा, यही अंतर है। ठीक है, जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन के डिपेंड ऑन मीडियम। अगर के एयर में है तो 9 इंटू 10⁻9, अगर वही किसी मीडियम में चला जाएगा तो के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है, ये दोनों अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, इसी सवाल के लिए बोल रहे थे कि ये सवाल याद रखना होता है, क्योंकि इसको बना नहीं पाओगे, देखो है ना, इसका कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट होता है कि इसको सॉल्व करना नामुमकिन सा है। ठीक है, 3 मिनट में नहीं सॉल्व कर पाओगे, जब तक कैलकुलेटर नहीं रहेगा तब तक नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब सवाल क्या है वो सुनो, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो लिखना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो लिखना होता है। दो इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री स्पेस में रखा जाए, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होगा, इस इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा, है ना। देखो चार्ज दिया है, इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखेंगे, के K1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखेंगे, G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। तो के का जगह पर 9 इंटू 10⁻9 और यहाँ पे E स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, जी का वैल्यू हो गया 6.6 इंटू, यहाँ पे आर स्क्वायर कट गया ना, तो जी का वैल्यू हो गया 6.67 इंटू 10⁻11 और मास का स्क्वायर। अब क्या है,
इसको सॉल्व करना नामुमकिन है, ठीक है, क्योंकि बिना कैलकुलेटर का सॉल्व नहीं कर सकता, और सॉल्व करने जाओगे तो 10 मिनट से नीचे तो नहीं लगने वाला है, उससे कम तो नहीं लगेगा। ओके, तो क्या करना क्या है, सिंपल, अगर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सिंपल अगर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पूछा जाए तो सिंपली आता है 10⁴। मतलब इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, है ना। तो ये याद रखना है 10⁴ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बस ये चीज़ें अगर याद है तो ये तो खुद ही बता सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा है। बस ये डाटा याद रखना है, इसको देखो, टिक करो, आगे बढ़ो, क्योंकि इसको बनाना मुमकिन नहीं है, ये स्टैंडर्ड डाटा है जिसको याद रखना होता है, ठीक है, और वो भी ये डाटा अप्रॉक्स में, ठीक है। चलो एक और सवाल सेम उसी जैसा है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करना मुमकिन नहीं है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं कि इसको कितना बेहतर से समझा सकते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, चल देखो सिंपल क्या लिखा है, सपोज चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज डिफर स्लाइटली। सवाल ये है कि देखो सिंपल हमें पता होता है कि प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, दोनों का चार्ज ई के बराबर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर प्रोटॉन है तब +1 ई, प्रोटॉन को क्या लिखते हैं, +1 ई लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को -1 ई लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -e, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e लिखा है, अब प्रोटॉन का चार्ज हो गया e, प्लस में e और प्लस साथ में ΔE है, ठीक है। ये अलग अलग चार्ज हम लोग को सपोज करके माना गया है, जिस टाइप का 2025 का सवाल आया था कि आपको एक अलग सा एक्सपेरिमेंट दे दिया जाएगा, उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये हो गया, इफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम प्लेट डिस्टेंस d क्या है, अपार्ट 0, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है, क्या हो गया, दोनों बराबर होगा तभी नेट फोर्स 0 होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर ऐड करेंगे तो 0 आएगा। कब आएगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। तो बताना है कि ΔE का वैल्यू क्या होगा, वो हम लोग को निकालना है। ऐसे समझो, जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया, एक हाइड्रोजन एटम ये हो गया, है ना, दो हाइड्रोजन एटम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। तो हाइड्रोजन एटम के पास मास भी होगा, चार्ज भी होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। लेकिन सवाल बोला है कि नेट फोर्स जो है ना, नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर हो गया। ओके, अब हमें चार्ज दिखते हैं, तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। अगर हम लोग मान के चले नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, है ना, नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -e, एक प्रोटॉन का चार्ज, यहाँ पे देखो देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -a, एक प्रोटॉन का चार्ज +e प्लस ΔE, ये दोनों कट गया, तो नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम क्या आ गया, E, मतलब ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसके पास चार्ज होगा ΔE, ये भी एक हाइड्रोजन एटम है, इसके पास चार्ज होगा ΔE। अब कैसे लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई d² = G M1 M2 बाई d², है ना, ये दोनों कैंसिल, क्या लिख सकते हैं, K इंटू ΔE² = G इंटू M1 M2। अब यहाँ पे भी स्टैंडर्ड होता है कि ये जो ΔE का वैल्यू है ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कभी हाइड्रोजन यहाँ पे सवाल में नहीं बदल सकता है और कोई और चीज़ नहीं आ सकता है, क्योंकि ये सवाल कभी किसी और फॉर्म में बना ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन होना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना है, यहाँ पे प्रोटॉन होना है, तब ΔE का जो वैल्यू आता है वो आता है 10⁻⁻37। सॉल्व करने के बाद इतना कूलम का चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो चार्ज का डिफरेंस है वो है 10⁻⁻37 कूलम का। तो क्या इस सवाल, अगर ये सवाल अगर और तरह से बनाया जाए क्या बन सकता है, नहीं, ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, या इसको बोल सकते हो ये स्टैंडर्ड एजम्पशन मान के इस सवाल को बनाया गया। अगर ये सवाल कभी रिपीट होता है तो सेम टू सेम यही आएगा और यही पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो चार्ज डिफरेंस है ΔE,
है ना, डेल्टा ई का वैल्यू बताया, तो डेल्टा ई का वैल्यू 10⁻17 कूलम है और इसको याद रखना है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 10 मिनट का टाइम चाहिए, जो नीट में नहीं होता है, इसको हम नहीं बना सकते। हाँ, अगर ये क्यों आया था, तो ये सवाल छोड़ने वाला है जो बनाना नहीं होता है, क्योंकि 10 मिनट एक सवाल में दोगे तो टोटल 50 मिनट बचेगा, 50 मिनट में आप इतना सवाल नहीं कर सकते, तो ऐसे सवाल को छोड़ सकते हो। या तो अगर ऐसा सवाल किए हो तो डायरेक्टली याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कितना चार्ज का डिफरेंस है, 10⁻7 कूलम, डायरेक्टली टिक करो, आगे बढ़ो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला एक डेरिवेशन है, उसको करते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन बोर्ड में भी आता है और नीट में इंपॉर्टेंट है, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बोर्ड के लिए नहीं है, नीट में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझा रहे हैं। देखो सिंपल, टू आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्फीयर, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, आइडेंटिकल है, चार्ज भी है, ईच हैविंग मास m, दोनों का मास m है, दोनों का मास m है। ठीक है, हैंग इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैंग कर रहा है। द लेंथ ऑफ इच स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ L है, ये वाला स्ट्रिंग का भी लेंथ L है। ठीक है, एंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल एंगल थीटा, देखो ये एंगल थीटा है, ये आधा एंगल थीटा है, ये भी आधा एंगल थीटा है, ये नहीं समझना है कि ये दोनों एंगल थीटा है, नहीं, आधा आधा थीटा है। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इस स्फीयर, इस स्फीयर का चार्ज क्या है, इस स्फीयर का चार्ज क्या है, ये हम लोग को निकालना है, बिल्कुल बेसिकली। चलो पहले कुछ चीजें समझो कि कैसे क्या लिख कैसे सकते हैं, ध्यान से समझो। चलो इस डायग्राम को पहले बनाते हैं। देखो ये एक बॉल हो गया यहाँ पे, ये ठीक है, ये इस जगह पे इसको ऐसे बनाओ। ठीक है, ये हो गया थीटा। ठीक है, ये थीटा। अब मान लेते हैं ये बॉल इस पे लटका हो तो ऊपर टेंशन लगेगा टी। ठीक है, ओके, तो ध्यान से समझो, इस डायरेक्शन में इसको क्या है, इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। देखो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। मतलब इस साइड जो लग रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो इसको अगर रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये टेंशन इधर लग रहा, ये हो गया हमारा थीटा, तो इस साइड का टेंशन को क्या बोलेंगे, टी कोस थीटा। ओके, एक इसका इस साइड में होगा, है ना, रिजॉल्व करेंगे तो इस साइड में होगा, इसको क्या बोलेंगे, टी साइन थीटा। ओके, ये बॉल है, इसका मास कहाँ लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, है ना, एम जी क्या लगेगा, एम जी नीचे। ओके, एम जी क्या हो गया, नीचे, ध्यान से समझो। अब सिंपली इस बॉल में भी सेम चीज़ें यहीं पे होगा, क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखो एक सेकेंड, देखो सिंपल, ये जो बॉडी है इसके पास मास भी है, इसके पास चार्ज भी है। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी मास है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों बॉल के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो लगेगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ध्यान से देखो, टी कोस थीटा और एम जी बराबर हो गया, और टी साइन थीटा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो गया, है ना, इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम में है तभी ना ये दोनों बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, टी साइन थीटा किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो गया, ओ सॉरी एफ लिख दिए, टी। ठीक है, और टी कोस थीटा किसके बराबर हो गया, टी कोस थीटा एम जी के बराबर हो गया। ठीक है, टी कोस थीटा एम जी के बराबर हो गया। ओके, अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों, मान लो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं, टी साइन थीटा बाय टी कोस थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय एम जी। ये टी टी कैंसिल, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय एम जी, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, हम लोग समझे नहीं, निकालना है हमें, ये चार्ज निकालना है, ये दोनों बॉडी जो है दोनों का चार्ज क्यों है, ये चार्ज निकालना है। ठीक है, लेकिन सवाल कभी इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, इस टाइप से रिजॉल्व करने आना चाहिए, टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी लिखने आना चाहिए, और टी कोस थीटा, सॉरी टी साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना आना चाहिए, और टी कोस थीटा एम जी के बराबर लिखने आना चाहिए। इतना लिख लोगे काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चार्ज निकालने पे आगे बढ़ते हैं कि चार्ज कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, क्या हम लोग इसको आगे इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसके पास चार्ज क्यू है, इसके पास भी चार्ज क्यू है, क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू
बाय आर स्क्वायर इंटू एम जी। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आर मान लिए हैं, है ना, तो आर स्क्वायर हो गया और नीचे एम जी लिख लिए। अब ये जो आर है इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा और यही डिफिकल्ट है हम लोग को निकालना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर निकालना सबसे आसान होगा। ध्यान से देखो, ये टोटल एल है ना, ये एल है। ओके, इसका दो कंपोनेंट लिख सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट ये आधा वाला होगा, है ना, ये वाला आधा कंपोनेंट। सेम इसका एक कंपोनेंट इस साइड में होगा, एक कंपोनेंट इस साइड में होगा। मतलब यहाँ से यहाँ जो आर है, ध्यान से समझो, ये जो आर लिए हैं तो इसका एल का हाफ कॉम्पोनेंट, यहाँ पे हाफ कॉम्पोनेंट तो लिख सकते हैं। देखो, इस एल का ये वाला जो एरिया होगा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल आ गया था थीटा, तो ये लिख सकते हैं एल साइन थीटा। इधर से भी ये क्या लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं एल साइन थीटा। मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाला हाफ पोर्शन हम लोग लिखेंगे एल साइन थीटा, और इधर से भी जो हाफ पोर्शन लिखेंगे ये भी लिखेंगे एल साइन थीटा। मतलब आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, टोटल 2l साइन थीटा, है ना। तो आगे देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2l साइन थीटा का स्क्वायर इंटू एम जी, है ना, ये लिख सकते हैं। ओके, टेन थीटा रहने दो। ओके, के का वैल्यू चेंज कर दो, 1/4 साइलेंट नोट मान लेते हैं एयर में है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा और साथ में एम जी हो जाएगा। और ऊपर क्या है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्यू निकालना है, हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके बाद 4 और 4 8, सॉरी 16, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम जी। ओके, नेक्स्ट क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे एल भूल गए हैं, यहाँ पे एल साइन स्क्वायर है ना, एम जी एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। बस ये चार्ज निकालना था। क्या ये डाटा याद रखना है, बिल्कुल नहीं। ये जो तरीका बताएं कि कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे टी कोस थीटा ऊपर हो गया, टी साइन थीटा कैसे हो गया, टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो गया, टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, और टी कोस थीटा एम जी के बराबर है, ये कैसे हुआ, इक्विलिब्रियम में है, फिर एल कैसे निकाले, ये चीज़ें याद रखनी होती है। ठीक है, बाकी इसको डेरिवेशन का ज़रूरत है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइप से सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। समरी में सिंपल याद रखेंगे, टेंशन इधर लग रहा है ना, इसको ध्यान से इसको देख लो। समरी में टेंशन ऊपर लग रहा है, इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर, इस कंपोनेंट का नाम हो गया, क्योंकि ये थीटा है तो टी कोस थीटा, एक कंपोनेंट इधर लगेगा टी साइन थीटा वाला, और टी कोस थीटा और टी साइन थीटा किसके किसके बराबर है, वो हो गया। और इससे जो एग्जैक्ट करके एक्सट्रैक्ट करके जो फॉर्मूला आता है, टेन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय क्या है, एम जी। सिंपल, ठीक है, इसी से सवाल, एक सवाल हम लोग देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा हुआ है, टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज कैरिंग चार्ज 10, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग थ्रेड विथ इक्वल लेंथ 1। इसका भी 1 मीटर है, इसका भी 1 मीटर है, इसका चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, ओके, फ्रॉम पॉइंट ऑफ सीलिंग इट फाउंड दैट इक्विलिब्रियम थ्रेड सस्पेंडेड बाय द एंगल 30 डिग्री बिटवीन देम। ये जो दोनों थ्रेड है इसके बीच का एंगल 60 दिया है ना, 30 नहीं 60 दिया है, ये नहीं कि बीच से दिया, नहीं, इन दोनों थ्रेड के बीच का एंगल 60 हो गया। ओके, व्हाट इज द टेंशन, हमें ये जो थ्रेड है इसका टेंशन हमें निकालना है। क्या निकालना है, थ्रेड का टेंशन। सिंपल देखो, बना लेते हैं इसको, डायग्राम इधर अलग से बना लेते हैं। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 60 डिग्री एंगल है, हम लोग बीच में इस टाइप से बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
30 डिग्री। ओके, हमें निकालना क्या है, हमें टेंशन निकालना है। ठीक है, टेंशन निकालना है। तो अब देखो इस साइड क्या होगा, ऊपर के साइड में लिखेंगे टी कोस थीटा, ये किसके बराबर आएगा, mg के बराबर है। इस साइड क्या लिख सकते हैं, इस साइड लिख सकते हैं टी साइन थीटा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर आएगा, किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर आएगा। ठीक है और कोस थीटा साइन थीटा यहाँ पे 30 डिग्री होगा। तो क्या हमें सिर्फ टेंशन निकालना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, अगर एट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम में है तो हमें मालूम है टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी। क्या इस चार्ज का मास दिया है, नहीं, मास नहीं दिया है तो इससे नहीं निकाल सकते। ओके, एक और चीज हम लोग पढ़े हैं, टी साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, हमें टेंशन निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, तो देखो लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हो गया। ओके, देखो टी हो गया, साइन थीटा हो गया, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 ले लेंगे। ओके, चार्ज, दोनों बॉडी का चार्ज देखो 10 माइक्रोकुलम है ना, 10 माइक्रोकुलम को 10 लिख दो, देखो 10 इंटू 10⁻, 10 इंटू 10⁻, कितना हो गया, एक सेकेंड, ओके, 10 इंटू 10⁻⁻6 एक चार्ज, दूसरा चार्ज 10 इंटू 10⁻⁻6 दूसरा चार्ज। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो आर है उसको निकालना थोड़ा सा हमेशा डिफिकल्ट होता है, तो आर कैसे निकालेंगे, ये देखो एल है, ये भी एल है, यहाँ पे क्या बताए थे, एल साइन थीटा ये होता है और एल साइन थीटा ये होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2L साइन थीटा, है ना, 2L साइन थीटा। ओके, यहाँ पे एल का वैल्यू कितना दिया है, 1 मीटर, तो क्या लिख सकते हैं, यहीं पे चले आओ, 2L साइन थीटा का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं T साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻�5। ओके, टू टू को क्या लिख लेंगे, 4, एल स्क्वायर, एल 1 है तो 1 का 1 हो गया, और साइन, सॉरी 30 ना, 60 नहीं 30, ठीक है 30 डिग्री, है ना, यहाँ पे देखो 30 आया था ना, ये एंगल 30 हो गया इस जगह पे। ठीक है, ओके, अब आगे सॉल्व कर लो, आगे तो बिल्कुल इजी है। देखो क्या लिख सकते हैं, इधर हो गया t इंटू साइन 30 होता है 1/2, इधर हो गया क्या 9 इंटू 10⁻⁻1, देखो ये 9 है, ये हो जाएगा -10, तो -1 हो गया, नीचे हो गया 4 इंटू 1/4, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, ये कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू हो गया 9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1, मतलब जो टेंशन आया है वो आ गया 1.8 न्यूटन। कितना आ गया, 1.8 न्यूटन। देखो, ओके, चलो अगले सवाल पे आ जाए। ये सवाल सबको ट्रॉमा देता है, क्योंकि ये सवाल बहुत कम लोगों से बनता है, समझ नहीं आता है और याद करना पड़ता है। हम बताते हैं ठीक है कैसे बनता है, सिंपल है। देखो, टू पिच बॉल carrying equal charge are suspended from the common point by string of equal length L। ये भी स्ट्रिंग L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ठीक है, सेम। ओके, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज R, ठीक है, ये इन दो पहला पहला सिचुएशन पढ़ रहे, ठीक है, ये वाला, ये L है, ये L है, ये वाला L नहीं है, ठीक है, ये बदल जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है। नाउ स्ट्रिंग आर रैपिडली, क्या है, क्लैम्प एट हाफ ऑफ द हाइट, क्या होगा, स्ट्रिंग हाफ हो गया, हाइट ये वाला जो है ना, ये वाला हाइट पहले मान लो y था, अब हो गया y/2 दिख रहा है, क्लाइम करने के बाद हाइट हाफ हो गया। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल इज नाउ, अब इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो हम लोग को निकालना है। देखो एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, देखो ध्यान से समझो, ठीक है, ये है एक, यहाँ पे है, ध्यान से समझना। अब इसका हाइट जो है, अभी अभी फर्स्ट टाइम में इसका हाइट y है, ये थीटा मान लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों बॉल के बीच का सेपरेशन अभी r है, ठीक है, तो ये y है, तो ये हाफ सेपरेशन क्या लिख सकते हैं, r/2। चलो अभी हम लोग ऊपर एक समरी याद किए थे, कौन सा,
हम लोग एक समरी याद किए थे, टेन थीटा इज इक्वल टू ई बाई एम जी, याद किए थे। ओके, अब टेन थीटा इक्वल टू ई बाई एम जी। अब ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल को क्या हम बाहर निकाल सकते हैं? देखो, ये ट्रायंगल अगर हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो क्या इसका टेन थीटा निकाल सकते हैं? देखो, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लो, एक सेकेंड। देखो, ये हो गया थीटा, ये हो गया वाई, ये हो गया आर बाय 2। ओके, क्या टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी। इसको लिख सकते हैं क्या? आर बाई 2 वाई। देखो, पी के जगह पर क्या हो गया? वाई इसका बेस है, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनस है, तो आर बाई 2। ओके, क्या यहाँ पे जो टेन थीटा लिखा हुआ है उसके जगह पे लिख सकते हैं आर बाई 2 इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई एम जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई एम जी। चलो, अब हम लोग एक एक सिचुएशन तो बना लिए, अब दूसरा चलते हैं, दूसरे में क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। चलो देखो, दूसरा क्या हुआ, इस टाइप का दिया हुआ है, ऐसे हो गया है। सिचुएशन कुछ इस टाइप से बना है, एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है। अब ये जो हाइट है ये हो गया y बाय 2, और ये जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है इसको r डैश माना गया है। क्या माना गया? r डैश। तो क्या इसका हाफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? ये वाला हाफ वाला सेपरेशन हो जाएगा r डैश बाय 2। ये हो गया थीटा, ठीक है, ये अलग सा मतलब थीटा, वो ऊपर वाला थीटा नहीं। क्या ये एक ट्रायंगल बन गया? देखो, है ना। अब पहले इसका ये लिख देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग, एम जी तो दोनों का सेम होगा, क्यों? क्योंकि मास तो बदल नहीं रहा, जी नहीं बदल रहा। ओके, क्या इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल सकते हैं? देखो, इस ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे, y बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा, r डैश बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो इसका टेन थीटा या टेन थीटा डैश लिख दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा डैश? ये हो जाएगा r डैश बाई 2, और y बाई 2 है ना, y बाई 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ पे जो टेन थीटा डैश का वैल्यू आया है वो आया है 2r डैश बाई 2y इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय एम जी। ओके, दो अलग अलग इक्वेशन बन गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो। देखो, दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा r बाय 2y इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय एम जी, ये इक्वेशन 1 है। दूसरा है 2r डैश बाय 2y इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय एम जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक होता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा वो हम बात करते हैं, ठीक है। देखो, अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करो, क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो, ये लिख लिए हम लोग, कलर चेंज कर देते हैं। चलो देखो, ये हो गया r बाय 2y इंटू 2y ऊपर चला जाएगा और 2r डैश नीचे हो गया। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फर्स्ट वाला नीचे हो गया mg, फिर mg तो नहीं बदल रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेकेंड वाला, mg कैंसिल, 2y कैंसिल, ठीक है। क्या क्या बच गया? इधर बच गया r बाय 2r डैश, इधर बच गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? सिंपल, k हो गया, q1 हो गया, q2 हो गया, ठीक है, बाय पहला में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r। फर्स्ट में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r, दूसरा k q1 q2, दूसरे में क्या आ गया? r2। देखो, r बाय 2r डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे जो बॉल है इसका क्या बदला है? चार्ज बदला है? नहीं। तो चार्ज जो है Q1 Q2 दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो, ये वाला K, ये वाला K कैंसिल, ये वाला Q, ये वाला Q, ये वाला Q, ये वाला Q कैंसिल। मतलब यहाँ पे जो R डैश है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये R डैश स्क्वायर और नीचे
आर स्क्वायर, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, 2r डैश पे पावर क्यू इज इक्वल टू आर पे पावर क्यू। ठीक है, हमें आर डैश क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 1/2 आर पे पावर क्यू। ओके, अब हमें निकालना क्या है, सिर्फ आर निकालना है, तो पावर हटा दो तो क्या हो जाएगा, ये आर तो आर ही रह जाएगा, 2 का रूट होगा, लेकिन कौन सा रूट, 1/3 वाला, सॉरी 3 वाला रूट होगा ना, है ना, क्यों, क्योंकि आर क्यू है, रूट लगाएंगे लेकिन 3 वाला रूट रहेगा। तो ये हो गया आर डैश का वैल्यू। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन प्रोसेस याद रखना, ठीक है, प्रोसेस याद रखोगे तो बन जाएगा, और यही एक प्रोसेस सबसे बेस्ट प्रोसेस है जिससे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है, बन जाता है, ऐसा नहीं है कि टफ है, बनता नहीं है, एक दो बार इसको ट्राई करोगे तो बन जाएगा। हर एक चीज़ बता दिए, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैथ का चीज़ था जो नहीं बताया, सब कुछ यहाँ पे ट्रायंगल निकाल के टेन थीटा कहाँ से आया वो भी बता दिए, टेन थीटा FB/mg कहाँ से आया वो भी बता दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2/r² यहाँ पे r डैश स्क्वायर कैसे लिखें सब कुछ बता दें, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो छोड़ा गया है। ठीक है, ओके, अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिंपल है, बेसिक है, कुछ भी नहीं समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इफ थ्री और if there are 3 or more charge, then net force on any one charge is vector sum of all force on due to the remaining charge। जैसे देखो, ये एक चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, इन दोनों चार्ज के वजह से इस चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा, कुछ नहीं करना है, सब पे चार्ज निकालो, सब पे फोर्स निकालो, सारे फोर्स को वेक्टर सम कर दो, है ना। देखो, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से चार्ज निकालेंगे, सॉरी इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालेंगे, इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालेंगे, दोनों फोर्स लाएंगे, दोनों फोर्स को वेक्टर सम कर देंगे, काम खत्म, यही लिखा हुआ है। द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। ऐसा भी हो सकता है ना कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, क्या इसके आने पे इसका फोर्स कुछ इफेक्ट होगा, नहीं, दूसरे चार्ज आने के वजह से दूसरे वाले चार्ज का फोर्स इफेक्ट नहीं करता है, इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। सबका अलग अलग फोर्स निकालो, सारे फोर्स को वेक्टर सम कर दो, आंसर निकल जाएगा। देखो, जैसे कि Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3, Q4, Q5, इन सब चार्ज का, इन सब चार्ज के वजह से इन पे चार्ज निकालना है, क्या करेंगे, सारे फोर्स, सारे चार्जेस का फोर्स निकालेंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो नेट फोर्स ऑन क्या, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 पे निकल जाएगा, सारे को ऐड कर दो, फोर्स निकल जाएगा। हाँ, कैसे ऐड करना है, सिंपल वेक्टर एडिशन करना है, सिंपल एडिशन नहीं करना है। ठीक है, चलो सवाल है, ए चार्ज Q1 exert सम फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज Q2। ठीक है, ये एक Q1 है, ये इस Q2 पे फोर्स लगा रहा है, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ए थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर Q2। देखो, एक थर्ड चार्ज लिया है Q2 के आसपास में, देन फोर्स एग्जर्टेड बाय Q1, ये जो Q1 इस Q2 पे फोर्स लगा रहा था, ऑन Q2 क्या होगा, कुछ बदलेगा, घटेगा, बढ़ेगा, कुछ होगा नहीं, जो फोर्स अभी Q1 Q2 पे लगा रहा था वही फोर्स बाद में भी लगाएगा, अगर कोई इधर से चार्ज आ जाए फोर्स लगाने वाला, फिर भी तो क्या होगा, फोर्स रिमेन सेम, फोर्स नहीं बदलेगा, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो अब सवाल है, सवाल करते हैं, क्या है, 3 equal charge Q are placed at a corner at equilateral triangle, the force on any one charge। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा, 3 चार्ज है, किसी एक पे चार्ज निकालना है, मान लेते हैं इस चार्ज का नाम 1 है, इस चार्ज का नाम 2 है, इस चार्ज का नाम 3 है, तीसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स निकालना है। ठीक है, इस चार्ज की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर, है ना, पॉजिटिव है तो फोर्स इधर लगेगा, क्या लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू चार्ज 1, इस वाले का फोर्स किधर लगेगा, इधर, क्या लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू 2। ठीक है, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री, है ना, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, 60 60 60 60। चलो अब हम लोग फोर्स निकालना चाहेंगे। ठीक है, चलो ये वाला डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तीनों क्या है, ए है, मतलब इक्विलेटरल।
ओके, तीनों चार्ज सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली फोर्स निकालेंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं F1। F1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K, दोनों का चार्ज, एक का चार्ज Q है, दूसरे का चार्ज भी Q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A है तो A स्क्वायर। फोर्स फोर्स ऑफ टू ड्यू फोर्स ऑन 3 ड्यू टू चार्ज 2, इसका क्या लिखेंगे, K, चार्ज अभी दोनों का सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, A स्क्वायर। ठीक है, दोनों फोर्स तो निकल गया, F1 भी निकल गया, F2 भी निकल गया, दोनों सेम है। क्या इसको लिख सकते हैं, इसको भी F लिख सकते हैं, इसको भी F, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। ओके, इन दोनों फोर्स है, फोर्स को वेक्टर सम करना है, नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, तो नेट फोर्स क्या हो सकता है, वेक्टर ऑफ F1 प्लस वेक्टर सम ऑफ F2, है ना। नेट फोर्स है, ओके, नेट फोर्स तो अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री क्या होता है, देखो, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 60 डिग्री का रूट अंडर, यही है वेक्टर सम, है ना। ओके, नेक्स्ट F1 के जगह पर क्या लिखेंगे, F1 के जगह पे F लिख सकते हैं, बिल्कुल बराबर है। F2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, प्लस 2F स्क्वायर, कोस 60 डिग्री कितना होता है, कोस 60 डिग्री होता है 1/2, 2 कैंसिल हो गया, रूट अंडर। ओके, नेक्स्ट, नेट फोर्स इज इक्वल टू 3F स्क्वायर, रूट के अंदर क्या लिखेंगे, F नेट इज इक्वल टू, F तो बाहर आ गया, √3 अंदर आ गया, मतलब F का वैल्यू यहाँ पे कितना है, K Q बाय A स्क्वायर इंटू √3, मतलब नेट फोर्स जो तीसरे चार्ज पे उसका वैल्यू आ गया √3 K Q या Q स्क्वायर लिख सकते हो डायरेक्टली, Q स्क्वायर बाय A का स्क्वायर, और A क्या है हमारा डिस्टेंस है, बस देखो, √3 K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। सिंपल, फोर्स निकालो, दोनों फोर्स को ऐड कर दो वेक्टर के थ्रू, बस। चलो अगला सवाल देखते हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे। देखो, 4 इक्वल पॉइंट चार्ज Q आर प्लेस ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे चारों कॉर्नर पे चार्ज रख दिए, किसी एक कॉर्नर पे फोर्स पूछेगा, है ना, किसी एक कॉर्नर पे फोर्स पूछेगा। देखो, कैलकुलेट, ठीक है, साइड भी है, ये ए डिस्टेंस, सारे स्क्वायर का साइड दिया है, कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज कॉर्नर या चार्ज बोले, ठीक है।